चुका है और इसको गंभीरता से लेना, ये मत सोचना ये होता रहता है, चलता रहता है, ये ना हो भगवान किसी के साथ करे। जब हो जाता है ना, दिन में तारे दिख जाते हैं और जिनके साथ ये तकलीफें आई हैं वो जानते हैं। बाकी चीजों में सब कुछ है, काम पूरे नहीं है, चाहे वो आपका बड़ा व्यापार हो, बड़ी खेती हो, वहां प्रश्न चिन्ह केवल ये है, सुरक्षा। हमारे अंदर ये गति क्यों आई, उसका कारण था हमारे पिताजी को कम उम्र में कैंसर हो गया था गले का, उनकी आवाज चली गई। और उसके बाद हमने अपनी माँ को जो 3 साल तकलीफ में देखा है, बस हम छोटे थे, वो करेंगे अभी उसकी बात। तो इस चित्र को देखना, इसमें कुछ तस्वीरें हैं। इसको भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और ये हो आप। हम कई बार लोगों को एक बात बोलते हैं कि आरसीएम को किसी के लिए करो ना करो, इसके लिए जरूर करो। इस व्यक्ति के जाने बाद इसका क्या हाल होता है शायद आप नहीं जानते। ये बोल किसी को पाती है और ये ऐसे दौर से गुजरती है क्योंकि हमने अपनी माँ को उस हाल में देखा है। और ये कहानी चल रही है, बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हैं। इसके जाने के बाद बच्चे छोटे होते हैं और सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं। इस परिवार को चलाने के लिए इस महिला को बहुत गलत दौर से भी गुजरना पड़ता है। आप कभी मेट्रो सिटी में जाके हालत देखिए, वो शब्द बोलने लायक नहीं, बहुत हल्का शब्द है। हम अपना काम कर रहे हैं जीवन में, काम कोई बुरा नहीं है। यहाँ आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, या आपका कोई बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन वो आपकी वजह से चल रहा है। जिस दिन हम यहां से हटेंगे, केवल हम माइनस हुए हैं यहां से, ये परिवार उसी दिन जीरो हो जाता है, उसी दिन जीरो हो जाता है। ये अभी तो सुनने में थोड़ा इतना नहीं लगता, जब ये तस्वीर सही में सामने आती है तब देखना इस तस्वीर को। जो कहते हैं मेरे को आरसीएम की आवश्यकता नहीं है, मेरा परिवार खुश है, ऐसा भी कोई लोग बोलते हैं। आज अजमाना हो तो करें इस पे बात, गलत फहमी निकल जाए तभी। आज घर जाकर अपनी पत्नी से एक बात पूछना और एकांत में ही पूछना। एकांत क्या पूछना, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? राजेश सर हंसते हैं, पता है क्या लगता है आपको? हालांकि वो पत्नी कुछ कहेगी नहीं क्योंकि भारतीय संस्कारों में कली है, पर वो मन मन सोचती है ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले नदी पूरी। और आरसीएम को करने के बाद पूछना, ये हम इसलिए कह रहे हैं, हम उस दौर से गुजरे, आपने आपकी जिंदगी तो खराब की, दिन में 5-6 बार। अब पूछते हमने कहा जरूर, अब बताओ क्या विचार है? आरसीएम करने के बाद फिर पूछना, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, क्या चीज नहीं है। पत्नी को घूमने का शौक है, आप भारत घुमा सकते हो, दुनिया घुमा सकते हो। उसको गहनों का शौक है, इतने गहने दिला सकते हो। उसको कपड़ों का शौक है, कपड़े दिला सकते हो। उसको कारों का शौक है, कार दिला सकते हो। उसको घर का शौक है, घर दिला सकते हो। फिर पूछना, पता बोलते कि अगला जन्म नहीं, जब भी जन्म हो आपके साथ होना चाहिए। वो संस्कार भी आपसे।
तो ये जो सुरक्षा है बड़े ध्यान से समझना, ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी? एक ही कड़वा सच है प्रयागराज वालों, जिस दिन आए थे उसी दिन ये तारीख तय हो गई जाने वाली। तो एक काम तो हो चुका है, आने वाला बचा कौन सा है? जाने वाला। अब जो हम यहां बैठे ये बीच वाला गैप है, इसको बोलते हैं आरएसी। अभी कहाँ है? ट्रेन में टिकट मिलता है ना आरएसी, और आप किसी को कहो सर आरएसी है, परिवार साथ है, दिल्ली तक जाना, वो कहते घबराओ मत, किसी भी स्टेशन पर कंफर्म हो जाएगा। और डेली 10 लाख लोगों को करता है। कितने? 10 लाख। तो धन्यवाद दोस्तों, ये घटनाएं हमारे साथ नहीं घटती। जिस दिन घटती है ना बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। देखो, एक प्रथा है हमारे भारत में, आखिरी टाइम पे बेटा पिता को कंधा देता है। ये प्रथा बुरी नहीं है भाई, जो चीज अटल और सच है, घबराना क्यों? प्रयागराज वालों, जो पता है अटल है और सच है, दुनिया टल जाएगी, ये चीज नहीं चलेगी, फिर क्यों परेशान होना? परेशानी क्या है वो समझो। जब बेटा पिता को कंधा देता है आखिरी टाइम, तो ये प्रथा बुरी नहीं है, क्योंकि पिता सब कुछ देख कर गए, उनकी जो अपेक्षा थी बच्चों ने पूरा कर दिया। और आखिरी उनसे पूछी गई, उन्होंने कहा अब कोई इच्छा नहीं है बेटा, जो मेरी इच्छाएं थी तुमने सब पूरी कर दी। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उन सब यात्राओं के आगे बैंड बाजा बजाया जाता है, लेकिन वो पूरी होती है लाख में एक। लेकिन जब पिता बेटे को कंधा देता है, और ये सब यात्राएं भारत में सबसे ज्यादा निकलती है। ये कहा जाता है जिस पिता के सामने बेटा इस दुनिया से चला जाता है, वो पिता उसी दिन अंदर से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर वो ये समझो केवल एक बॉडी है, उसमें एनर्जी लेवल 0 हो जाता है, वो केवल जीता है। और ये घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये दिन रात भाग रहा है। आप नहीं सुनते बॉर्डर पे 7 जवान शहीद हो गए, तो बॉर्डर पे वो थे, ये सब घर में थे, ये इनके साथ नहीं घटती है, नॉर्मल घटती है। घटनाएं यहाँ ज्यादा घट रही है, और यहाँ घटते ही ये कहानी बिगड़ती है। हमने आरसी क्यों इतना तेज किया? पिताजी को कम उम्र में गले का कैंसर हो गया। उस समय आपको पता है कैंसर से डर बहुत लगता था, और किसी को ये पता लग गया ना कैंसर हो गया, आदमी डर से ही मर जाता था। अब उनकी आवाज चली गई, बोल नहीं पाते, समझते सब थे, देखते सब थे। अब मां को भी ये पता लग गया था नहीं बचेंगे, कंफर्म हो गया था। पिता को भी ये पता लग गया था। तो मुरादाबाद से हम दिल्ली एम्बुलेंस से जा रहे थे। एम्बुलेंस में पिताजी लेटे हुए थे बेंच पे, दूसरी बेंच पे हमारी माँ, हम और हमारे मामा जी बड़े वाले, जो हमारी माँ से बड़े हैं। तो जिस तरफ हमारे पिताजी का मुंह था ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनके सर के पास हमारी माँ बैठी थी, इधर मुंह था, माँ बैठी थी, फिर हम बैठे थे, फिर हमारे मामा जी बैठे थे। हम उस समय बच्चे थे, होश नहीं था। ये होश बहुत बाद में आया, जब बड़े हुए तब समझ में आया। हमने इसीलिए आरसीएम को बहुत तेज गति से किया। तो वो हर 15-20 मिनट में हमारे पैर पे से हाथ मारते थे हमारे पिताजी, फिर हमारी माँ की गति साफ करते थे। तो इसका क्या संदेश जाता है? इनका ध्यान, कुछ कहना चाहते हैं माँ से। अच्छा, माँ उनके सिर के पास थी, हाथ वहां भी मार सकते थे, लेकिन हमारे भारत के संस्कार ऐसे बच्चे के सामने टच नहीं किया जाता। उनके भाई भी बैठे थे हमारे मामा जी, यह हमें समझ में आ रहा था। तो जैसे ही हाथ मारा, उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे, बोल तो पाई नहीं थे। फिर माँ की तरफ इशारा करते थे, तो हम माँ को बोलते थे माँ कुछ कहना चाह रहे थे, तो माँ पूछती क्या हुआ, और तेज रो पड़ते थे और हाथ से इशारा करते थे, कुछ नहीं हुआ।
तो अब हमें क्या लगेगा? हमसे कहते हैं माँ से बात कराओ, और माँ जब पूछती है वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ये रास्ते में बहुत बार हुआ, हम उस समय नहीं समझे। हम बताएंगे हम बड़े होकर क्या समझे, जो हमें समझ में आया। उसके बाद भर्ती कराया गया, 1 महीने के बाद वो ऑफ हो गए। पैसा बहुत खर्च हुआ था, बच जाए लेकिन नहीं बचे। तो हमारे मामा जी अंदर थे, जब आईसीयू में थे, उन्होंने हमसे आके कहा बेटा पिताजी नहीं रहे तुम्हारे, माँ को नहीं बताया। उन्हें पता था माँ को शायद संभाल नहीं पाई। अब ये बात हमसे कही, हमारे आंख में आंसू आ गए। माँ ने नहीं किया। उन्होंने कहा भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ट्रीटमेंट चल रहा है। बोले नहीं भाई तुम कुछ छुपा रहे हो। वो समझ गए कुछ नहीं बोली, बेहोश हो गई, रोई ही नहीं, बस ऐसे बैठी, हिल्ला डुल्ला मन, आंखें खुली। ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी बहुत गहरे सदमे में चला जाता है, उसका रोना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, अटैक आ सकता है। तो हमारे मामा जी ने उनके जोरदार बड़े चाटा मारा। वो ये चाहते थे 2-3 मारे चुप रहे, चौथा मारा बहुत तेज रोई हो गई, रोने के बाद में बेहोश हो गए। अब मामा जी ने उनसे कहा बेटा क्या करें, संभाल। बोले खबर करवाओ गाँव में, 125 किलोमीटर हमारे यहाँ से मुरादाबाद। वह खबर की, वहाँ से हमारे भाई, चचे के भाई लोग आए, घर ले गए, अंतिम संस्कार हो गया। उस समय हम इसको बेहोशी बोलते हैं, आज कोमा बोलते हैं। 3 साल कोमा में नहीं समझ। जब भी थोड़ा होश आता बहुत तेज रोती, और फिर एक ही बात कहती हमारा सब कुछ बिगड़ गया। कौन बच्चों को पढ़ाएगा? मैटर जाने का नहीं, आर्थिक तकलीफ देखो, खेती कौन करेगा? बच्चे छोटे, शादियाँ कौन करेगा? पढ़ाएगा कौन? और ऐसा कहकर रोती, फिर बेहोश 3 साल। कुछ समय बाद तो हमें ऐसा लगा शायद हम माँ को भी खो देंगे। तो हमने अपने मामा जी को फोन किया, मामा जी आप थोड़े दिन हमारे घर में, शायद माँ नहीं रहती। मामा जी आए, मामा जी ने समझाया, बोले बहन हम हैं ना, हम करेंगे खेती, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, शादियाँ करेंगे। तो वो एक ही बात बोलते, नहीं भाई कैसी बात कर, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओगे, मेरे को पढ़ाओगे, तुम्हारी खेती करो, मेरी करो, तुम्हारे बच्चों की शादियाँ करो, ये तुम मेरे को केवल समझाते हो। अब जो वो प्रश्न था ये वाला, और इसको गहराई से समझना, क्या कहना चाहते वो पिताजी हाथ मारते थे, क्योंकि ये जो महिला है ना सबसे ज़्यादा साथ अपने पति के साथ रहती है, ना उतना बच्चों के साथ रहती है। जितनी खुल के अपने पति से बात करती है वो किसी से नहीं करती, ना अपने पियर करती, ना मैके करती, ना ससुराल करती, सब सुख दुख को अपने पति को बताती है। तो वो हाथ मार के ये कहना चाहते थे, बेटा मेरे बाद तुम्हारी माँ का कोई सहारा नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। ये बात बहुत बड़े होकर समझना है। और फिर जब आरसी मिला, जो लोग हमसे पूछते हैं दिनेश जी इतनी तेज गति से आरसी क्यों कर लिया, बस वो तस्वीर घूमती थी माँ वाली आंखों में और वो पिताजी वाला हाथ। और क्या दर्द था अंदर कि जो तकलीफ आरती पिता के बाद इस परिवार के साथ भी, माँ के साथ भी, हमारे जाने के बाद पत्नी के साथ भी समस्या कभी नहीं आनी चाहिए, इसलिए आरती को बहुत तेज गति से किया। आप घर जाके केवल इस चीज को महसूस करना। हम नहीं कहते आरती जब तक क्यों क्लियर नहीं हो तब तक बड़ा नहीं कर पाओगे। एक बार कभी रात के 2 बजे इस तस्वीर को देखना तो सही, देखना पड़ेगा। चंद सेकंड के लिए सबसे पहला चित्र इसका देखना, पत्नी का बेसुध सोई है,
क्यों? उसे पता ये है कोई चिंता नहीं। बच्चों का देखना कोई रिश्ते से उनको पता है मेरे पिता हैं, जब तक कोई घबरा नहीं। इन माता पिता को देखना, इन्हें पता है बेटा है तो दुनिया में सब कुछ है। और चंद सेकंड के लिए केवल सोचना, जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हटेगा, इस तस्वीर की क्या हालत हो। बात जानने की नहीं है, बात है इसकी आर्थिक स्थिति कौन संभालेगा। आप डॉक्टर हो, आपके साथ डॉक्टर चला जाएगा। आप वकील हो, वकालत आपके साथ जाएगी। आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग आपके साथ चली जाएगी। यहाँ IAS बन गए, मान लो आपकी 1,50,000 सैलरी, घटना तो घटी, पद खाली हुआ, प्रयागराज बनो, पद खाली हुआ, इस पद पर इस परिवार से किसको बैठाया जाएगा? क्यों नहीं? फिर विचार करो, फिर इतना सीना चौड़ा करके हम घूम रहे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे कोई नहीं बैठेगा। चलो नहीं बैठा, पत्नी अनपढ़ है, बच्चे छोटे, माता पिता बूढ़े, तो ये जब तक पूरा परिवार रहेगा ये लाभांश इनको आएगा जिंदगी पर। ये भी सिस्टम नहीं। अब आरसीएम की ताकत देखना, आरसीएम में भी पद होते हैं, जैसे ये पद है हमारे, एमराल्ड है, स्टार पर्ल है, ये सारे पद हैं। यहाँ जब एमराल्ड आदमी बनता है तो यहाँ भी लाभांश 1,50,000 होता है। और ये सब गवाह हैं इस बात की। संतोष सर तो अच्छी तरह जानते हैं, रवितेश सर भी जानते होंगे, संजीव सर भी जानते होंगे, और बाकी साथी जानते हैं। जोधपुर से स्वर्गीय श्री पंकज चौहान साहब एमराल्ड हुए थे कोरोना में, और उन्होंने नीचे 7 एमराल्ड निकाले। और इसीलिए स्वास्थ्य की बात की, वो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति बड़े लापरवाह थे। हालांकि घटना जो घटनी है घटनी है, और ये सब जानते हैं। वो इतने होशियार थे पढ़ने में, आज भी गाँव में बोलता है कि वो आरसीएम नहीं करते तो IAS बनते, इतने तेज थे। और उम्र भी ज़्यादा नहीं, लगभग 37 साल उम्र रही होगी जब वो इस दुनिया से गए। उम्र ज़्यादा है, 37 साल। पत्नी की लगभग 35 साल, 2 बेटियां, 1 बेटा, माता पिता। और हम ये रियल बता रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में इतने परेशान कभी नहीं हुए जितने उनके जाने के बाद में। केवल दुख इस बात का कम उम्र में लगता है। अब मान लो ये इस पद पर होते तो परिवार की क्या सिक्योरिटी थी? कोई नहीं। ये जो लोग बोलते हैं ना आरसी में लोग दीवाने हुए घूम रहे हैं, उसका कारण ही है सुरक्षा। जैसे ये घटना घटी, उनकी धर्मपत्नी का नाम ममता देवी है। आरसी से 1 महीने बाद फोन आया, ममता देवी बोल रहे हैं आप? पुलिस जी, हम आरसी से बोले। वो आरसी की बात सुनते ही वो थोड़ा इमोशनल हो, बोले आप परेशान मत हो, आप अभी अपना ध्यान रखो, बच्चों का रखो, अपने माता पिता का रखो। हमने फ़ोन आपको इसलिए किया है, ये पद खाली हो गया है। पद वहाँ भी खाली हुआ था, पद यहाँ भी खाली हो गया। और उस समय उनका लाभांश आया था 1,72,000। ये कई लोग जानते हैं। तो कंपनी ने क्या कहा, ममता देवी अभी आप परेशान मत हो, आरसी में आपके साथ है। आपको जब भी लगे 1 आध हफ्ते 15 दिन में, तो आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर देना, क्योंकि अगले महीने इस पद पर हम अब आपको बैठाएंगे। और आज ममता देवी इस अभियान की एमराल्ड है। जब वो थे तो 1,72,000 लाभांश था, आज उनकी पत्नी को एवरेज 2.25 लाख महीने का लाभांश था। और वो बहुत जल्दी स्टार एमराल्ड बनने की तैयारी है। ये सबसे बड़े, ये खूबसूरती है इस अभियान की। बाकी तो जहाँ काम करेंगे वहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये केवल इस सिस्टम में। और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो बस इसी के साथ मीटिंग को एंड करेंगे।